नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 10 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में आए हुए क्वेश्चन को एनालिसिस लेकर आए हैं। हमें स्टूडेंटों द्वारा जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, हमने उन क्वेश्चनों को यहाँ लेकर आया है ताकि आगामी पेपर जिन विद्यार्थियों का बचा हुआ है उनके लिए बहुत सा हेल्पफुल हो सके कि ऐसे टॉपिक जो हैं जो बार बार पूछा जाता है तो उनको कृपया करके पढ़ के ही जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क कहाँ से संबंधित था? कनिष्क कहाँ से संबंधित था? तो कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसने मध्य एशिया से लेकर गांधार और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग पर शासन किया था। उसने पुरुषपुर यानी कि पेशावर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। पेशावर और राजधानी को, पुरुषपुर को ही क्या बोलते हैं? पेशावर बोला जाता है, और मथुरा को राजधानी उनने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है? जनसंख्या का आकार, उसकी संरचना जैसे आयु वितरण, देश की आर्थिक गतिविधियों, विकास दर और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, जनसंख्या का अर्थशास्त्र से क्या मतलब है? वो जो है आकार, उसकी संरचना जैसे आयु और उसके वितरण का जो देश की आर्थिक विकास होती है उस और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खून का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य रूप से किसका काम होता है? फाइब्रिन नामक प्रोटीन का होता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिन प्रोटीन होता है। लेकिन विटामिन उनने पूछा था तो विटामिन के होगा। अगर आगे चल के पूछ लिया जाए किस प्रोटीन के कारण बनता है तो आप लोग बताएंगे फाइब्रिन के कारण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है, जिसको प्रदर्शित करते हैं पी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन की प्रकृति और साबुन किससे बनता है? साबुन की प्रकृति कैसा होता है और साबुन किससे बनता है? तो इसका आंसर देखेंगे, साबुन उच्च वसी अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। उच्च वसी अम्ल होते हैं जो, उनका सोडियम और पोटेशियम लवण होता है, जो वसा या तेल के क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साबुनीकरण नमक रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होता है ना। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की कार्यात्मक इकाई होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति साइकिल चलाकर पर्वत पर चढ़ता है तो किस ऊर्जा का परिवर्तन होगा? है ना, मतलब पहाड़ में जब चढ़ता है नीचे से तो उसमें किस ऊर्जा का परिवर्तन होगा? तो आंसर होगा इसका रासायनिक ऊर्जा। भोजन से सबसे पहले मांसपेशियों की ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? तो मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एक मुख्य ऊर्जा स्तर को उसको दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान पौधों के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से। छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, जब प्रदर्शनकारियों के
एक बड़े समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तराइन तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन के युद्ध के बारे में जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है। उनने क्वेश्चन पूछ लिया था कब हुआ था, शायद ये भी पूछ ले किसके किसके मध्य हुआ था, तो क्या बताएंगे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ये G20 से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाता है, G20 से संबंधित, इसको जरूर पढ़ के जाइए दोस्तों। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में 2008 में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में किस नियम में भरते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरने के लिए मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो हुआ अपबाहु सिद्धांत का नियम, और दूसरा हुआ हुंड का नियम, है ना, यहाँ हंड लिखा है तो यहाँ पर होगा हुंड का नियम। ठीक है। और तीसरा है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। तो अपबाहु का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल पहले भरेंगे। ठीक है। और हुंड का नियम क्या बोलता है कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरते हैं, जो जिनका समान ऊर्जा होता है वो पहले भरते हैं ना। पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, विपरीत स्पिन के साथ रह सकते हैं, विपरीत स्पिन के साथ रहेंगे। ठीक है। लेकिन एक ऑर्बिटल में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जलने पर कौन सा कालिक ज्वाला निकालती है? तो इसका सही आंसर होगा असंतृप्त हाइड्रोजन, जैसे एल एल्किन एल्किन यहाँ पर अल्किन लिखा है तो यहाँ पर होगा एल्किन। ठीक है। एल्किन और एल्काइन और सुगंधित हाइड्रोकार्बन जलने पर, है ना, जलने पर कई ज्वाला देते हैं, क्योंकि उनका कैसा दहन होता है? अपूर्ण दहन होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपूर्ण दहन होने से कौन सी ज्वाला निकलती है? तो आप लोग बताएंगे कालिक ज्वाला निकलती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है। अगला खोज मान लो इलेक्ट्रॉन की पूछ लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन ने किया था या थॉमसन ने। ठीक है। और अगर प्रोटॉन का बोल पूछ ले तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है। रदरफोर्ड ने खोज किया था। तो न्यूट्रॉन को इनने जेम्स चैडविक यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोहर के परमाणु मॉडल बोहर के परमाणु मॉडल क्या क्या था? ठीक है। तो बोहर के परमाणु मॉडल संरचना मॉडल को संशोधित करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कोषों में गति करते हैं, उनके बीच कहीं नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। ये है बोहर के परमाणु मॉडल का सिद्धांत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कौन सा हाइड्रोकार्बन में फलों जैसी खुशबू आती है? तो इसका सही आंसर होगा फलों जैसी खुशबू आती है तो एस्टर नामक यौगिक से आती है। किससे आती है? एस्टर नामक यौगिक से आती है, जो सीधे हाइड्रोकार्बन नहीं होते बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनते हैं। कुछ एल्डिहाइड और कीटोन भी फल या पुष्प जैसे गंध देते हैं। ठीक है। गंध देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि तंत्रिका और मस्तिष्क को जोड़ती है? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को जोड़ती है। तो मस्तिष्क के आधार पर स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, तंत्रिका और मस्तिष्क को सीधे नहीं जोड़ी, बल्कि वह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक भाग के नीचे होती है
और जो है पिट्यूटरी डेंटल द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? पिट्यूटरी डेंटल द्वारा, जो तंत्रिका और हार्मोनल संकेत को नियंत्रित करने का काम करती है। मेरुदंड भी एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए यह एक ग्रंथि नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फाइटर से प्रश्न आए हैं। हेलो फाइटर नहीं है यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो गया। थैलो क्या होगा? थैलो फाइटर से प्रश्न आए हुए हैं। अब प्रश्न तो निश्चित नहीं है कौन सा आया था, लेकिन ये थैलो फाइटर से आए थे। तो शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा, उलोथेरिक्स और अल्वा कवक जैसे मशरूम, ईस्ट, फफूंद और हैं। ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं कि पत्ती के आकार से प्रश्न आया है। किससे? पत्ती। ठीक है, पत्ती के आकार से प्रश्न आए हैं। गैसों से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, खासकर किससे? मीथेन और ब्यूटेन से पूछे हैं। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी के बारे में पूछा गया था। दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछा गया है। अवतल लेंस के प्रतिबिंब से बन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में जो है ना वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फोर्स यानी कि बल से जो है वो न्यूमेरिकल सवाल आए हुए थे। और त्वरण से भी न्यूमेरिकल सवाल आए थे। ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया हुआ था। सिरा विन्यास से भी प्रश्न आया था। ऑर्बिटल से प्रश्न आए थे। जेलम से आए हुए क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रहे दोनों शिफ्टों का प्रश्नों का निचोड़ हुआ था एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।